प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि हद तक की इज्जत बिल 2024 इजहार राय और इख्तिलाफ राय की आजादी के लिए बड़ा धचका। पंजाब में बिल बाकायदा कानून बन गया। तनकीदी आवाजों के लिए नई मुश्किलात, सहाफती तंजीमों के शदीद एहतजाज। पंजाब हुकूमत को यह कानून लाने की जरूरत क्यों पेश आई? हद तक की इज्जत कानून है क्या? इस कानून की जद में कौन कौन आएगा? ये एस्पेक्ट्स हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब। वालेकुम, कैसे हैं रबिया? जी बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और ये अहम तरीन टॉपिक है जो जिस पे आप बात करने के लिए आपने वक्त निकाला, क्योंकि इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको लेके सब बहुत परेशान है। और ख़ास तौर पे जो सहाफती तंजीमें हैं वो इजहार राय को लेकर बहुत ज़्यादा इसके बारे में सस्पिशियस हैं कि इसका मकसद क्या है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो प्रिंट है वो तो ऑलरेडी रेगुलेटेड है और उसके लिए कानून भी मौजूद है, इदारे भी मौजूद हैं। इसका हो गया बाकायदा तौर पे अब पंजाब में निफाज, तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या देख रहे हैं? और क्योंकि आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप पे तो पहले ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। आप परेशान हैं कि नहीं है? क्योंकि लाहौर में बैठे हुए हैं और ये सुबह पंजाब में हुआ है सर, इसीलिए तो हमने आपको लिया है कि आपसे ज़रा पूछा जाएगा मुतमैन है या अदरवाइज। देखिए क्लासा साहब, जैसे कि रबिया ने आगाज किया कि इसका आगाज हो गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया। मैं वही सोच रहा था कि शायद इससे रऊफ क्लासा साहब या मुझे डायरेक्ट कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर है कि जिस जल्दी में इसको कानून को बनाया गया, फिर जिस तरीके से गवर्नर की अदम मौजूदगी में पीपल्स पार्टी की गवर्नर अगर नहीं है तो जनाब PMLN के गवर्नर ने फौरी इसको मंजूर किया। इस जो है तेजी और इस फुर्तियों पे एतराजात नजर आते हैं। दूसरा, इसकी जो शिकायत है बाज ऐसी जो है जिसपे 30 लाख रुपए जुर्माना होगा, पूरी हुक्म जारी हो सकता है, 3 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। फिर जिस किस्म की आवाज को दबाने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर रिजर्वेशन मैं समझता हूँ सहाफती तंजीमों की भी थी, स्टेक होल्डर्स की भी थी, लेकिन हुकूमत पंजाब ने उनसे मुशावरत किए बगैर इसको जो अमली जमा पहना दिया। सवाल यह है कि आप और मैं क्लासा साहब, हम तो शायद इस बात के हामी हैं जो हुकूमत का सोच अगर हो सकती है कि फेक न्यूज नहीं फैलनी चाहिए, झूठे इल्जाम नहीं लगने चाहिए, किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए या किसी के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अगर इसको एक साफ सुथरे अंदाज में तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके इसमें जो कुछ बुनियादी ऐसी शिकें हैं जिसको जो है चैलेंज किया गया और इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखा भी गया कि ये गैर आईनी शिकें हैं, अगर हुकूमत इसको पहले ही मुशावरत का हिस्सा बना लेती तो शायद हुकूमत को इतनी तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता। ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाज़ जगहों पे जो स्ट्रीम मीडिया, लाइव मीडिया, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर लोगों की शिकवे शिकायत बाज़ जगहों पे जायज़ भी हैं, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर जुबानबंदी के लिए या एक अपने खिलाफ खबरें रुकवाने के लिए या अपने खिलाफ होने वाली तनकीद का रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाना, ये वो दो चीजें जिसको अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। मेरे ख्याल में आप भी क्लासा साहब हमेशा इस बात की सपोर्ट में रहे हैं, आपने हमेशा इस पे आवाज उठाई है कि साफी का काम खबर देना है, साफी का काम किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनना नहीं है, साफी का काम किसी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाना नहीं है, और साफी का काम कोई एक पार्टी बन के किसी दूसरी पार्टी को शिकस्त देना भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब इसका रास्ता कैसे रोकना था, उसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, हुकूमत को इतना पैनिक नहीं होना चाहिए था, और फिर तमाम सूबों को एतमाद में लेके वफाक की सतह में कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिसपे तमाम स्टेक होल्डर्स मुतमिन भी हों और आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन भी ना लगती महसूस हो, और साथ ही साथ जो एक प्रोपेगेंडा है या फेक न्यूज है या किसी की किरदार कुशी की बगैर सबूत के मुहिम है, उसका रास्ता भी रोका जा सके। बड़ी अच्छी आपने बातें की है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हम तो उन लोगों में से हैं जो प्रिंट से आए हैं, बड़े हमें अच्छे उस्ताद मिले, रगड़े भी खाए, उनसे हमने बहुत कुछ मारें भी खाई, और उसके बाद हमें बताया गया कि ख़बर जो आपने कैसे देनी है, कि आपने ख़बर भी देनी है और आप पे जो कवानीन हैं उनसे भी बचना है। सो बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग थी हमारी, लेकिन नौजवान नस्ल जो है वो ट्रेनिंग नहीं है, वो अपनी जगह पे सारी बातें अब ठीक है। लेकिन आपने जो अभी आखिर पे बात की है कि हमारे ऊपर कितने कवानीन मतलब ये बनाए जाएंगे कि एक FIA का पीका एक ऑर्डिनेंस अलहदा है सर,
वो हमने देखा कि पहले इन्हीं ने, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था जब 2013-2018 में हुकूमत थी इनकी, उसका कैप्टन सफदर साहब जो उस कमेटी का सरबराह थे जिन्होंने वो ये ऑर्डिनेंस लाया, उस वक्त भी लोगों ने रोला डाला था कि भाईजान ये ना करें, इस्तेमाल होगा। और वही कुछ हुआ कि जब इनकी बारी लगी, इमरान खान साहब आए तो उन्होंने PML नवाज के लोगों पर पर्चे, मुकदमे और FIA फिर इस्तेमाल होना शुरू हुई, तो अचानक उनको ख्याल आया यार वो तो गलती होगी। और फिर आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था नहीं ये अभी थोड़ी सजाएं दी थी इन्होंने इनके दौर, नवाज शरीफ साहब के दौर, उन्होंने मजीद उसमें डाला, मिसाला डाला और ज़्यादा डाला। और आपको याद होगा ये जो PML नवाज के लोग थे ये भी उसमें प्रॉब्लम में है, इन पर गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। अब ये आ गए हैं तो इन्होंने अपोजिशन में नहीं जाना, ये तो एक दूसरे के खिलाफ जो है इनके वर्कर्स हैं मोस्टली तो वो कर रहे होते हैं ट्विटर पे, जो हामी है, जो बात आपने भी की है कि इनके अगर हामी ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया टीमें हैं, इनके सिंपथाइजर हैं, इनके वर्कर्स हैं, तो कल को मारे तो ये वर्कर जाएंगे। आप और मुझे तो पता है कि हमने कितनी बात करनी है, कहाँ तक करनी है, हम तो आदी हैं इस बात की, हम तो कवानीन को फेस भी करते रहते हैं। तो अल्टीमेटली तो इनके सपोर्टर मारे जाएंगे, जैसे खान साहब के आजकल वो अंडर वो आए फायर हैं, ऐसे कल को मरियम नवाज साहबा के वो सपोर्टर जो हैं वो अगेन इसी लॉ को वो इस्तेमाल करेंगे इनके खिलाफ। कलासा साहब आपने सैकड़ों पेम्ब्रा के पास पेशियां भुगती, 50 पेशियां भुगती हैं सर, 50 पेशियां भुगती हैं सर, और 5 अदालती केसेस भी। आप अंदाजा करें ना कि जब एक पेम्ब्रा मौजूद है, पेम्ब्रा आपको कॉल कर सकती है कि आप, और FIA भी है, ये और FIA अपनी जगह पर मौजूद है। आप तो पुलिस का, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं लोगों को एजुकेट करने के, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप पुलिस का ये पुलिस के पास भी पावर्स हैं, एक साइबर विंग पुलिस के पास भी, आम आदमी को मैं बताता जाऊँ, अगर वो समझते हैं कि उनको किसी ने साइबर तौर पर उनके साथ ज्यादती की है, गलत बात की है या वट एवर साइबर क्राइम किया है, अब FIA अदालतें या उधर जाने की बजाय वो सीधा पुलिस के पास जा सकते हैं, पुलिस कार्रवाई कर सकती है सर। इतने सारी चीजें अभी इकट्ठी हो गई हैं सारी, FIA, पुलिस, थाना, कचहरी, ये सारी अदालतें और नए ये ट्रिब्यूनल। असल में कलासा साहब मसला ये है इस मुल्क का, यहाँ जब हमारी ब्यूरोक्रेसी जब कुछ रिपोर्ट पेश करती है हुक्मरानों के सामने, वो बुनियादी यही चीजें घर कर लाती है जी कि अच्छा जी ये इस पे अमल दरामंदी हुआ, नया कानून बना लेते हैं, अच्छा ये इदारा नाकाम हो गया, हम नया इदारा बना लेते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि करप्शन को रोकने के लिए एंटी करप्शन मौजूद है, आप तसव्वुर करें कि जो है वो करप्शन को रोकने के लिए नैब मौजूद है, FIA मौजूद है, यानी आपने इदारे बना दिए लेकिन आज करप्शन वहीं पे अपनी जगह पे खड़ी है। इसका मतलब यह है कि आपके इदारों की नाकामी नहीं है, आपकी गवर्नेंस की नाकामी है, या आप जो हुकूमत में बैठे होते हैं, इन इदारों में जो काम करने वाले लोग हैं या उनकी तैनाती है, उसको आप सही तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर पाते। आप इदारे पे इदारे बनाते चले जाएंगे। देखिए पुलिस के निजाम में बड़े एतराजात उठे कि जी पुलिस FIR भी एक पुलिस दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस करती है, सोचा चले नहीं कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन अलग कर दें, ऑपरेशन अलग कर दें। वो भी बास जगहों पे आपको पता बड़े शहरों में हो गया, निचले शहरों में वो भी ना हो सका। अब देखें 2 किस्म के आपने थानेदार बना दिए, एक ने बना दिया ऑपरेशन का, एक ने SHO आपने बना दिया इन्वेस्टिगेशन का। नतीजा क्या निकला? क्या लोगों को इंसाफ मिल गया? क्या प्रॉपर तफ्तीश होकर मुकदमा सही चलान पेश हुए? क्या प्रोसिक्यूशन का निजाम ठीक हो गया? नहीं हुआ। यानी पुलिस रिफॉर्म्स ना हो सकी, लेकिन महकमे 2 आपने बना लिए, सेम लाइक इस बिल की तरह कि आपके पास इदारे मौजूद, आपके पास कानून मौजूद, आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद, आप पेम्ब्रा के अंदर ही एक नया शोबा क्रिएट करते, सोशल मीडिया को साथ डालते और कहते जी कि ठीक है टीवी पे भी खबर चलेगी तो पेम्ब्रा उसको कॉल करके ये कार्रवाई करेगा, अगर सोशल मीडिया पे चलेगी उसके जो है वो थोड़ा सा उसमें इजाफा कर दिया जाता। लेकिन नहीं, आप कभी पीका लाते हैं, कभी पीका प्लस लाते हैं, कभी आप पीका अर्जेंट लेके आते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं करना चाहते और जो बाबू आपके सामने एक फाइल रख देते हैं, आप उसको लेके आगे दौड़ पड़ते हैं कि शायद इसके नतीजे में हम चीजें ठीक कर मलिक साहब इसकी दूसरी साइड भी है, इसकी दूसरी साइड भी है, वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें मोस्टली एग्रीव्ड पार्टी फील करते हैं, तीनों जो बैठे हुए, हम तो अपनी बात करेंगे, लेकिन जरा उधर साइड अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लेते हैं। हुक्मरान जमात, सियासतदान, पॉलिटिशियन ये कहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि ये ठीक है, हम पे आप बात करें, तनकीद करें, हम पे क्रिटिकली रिव्यू करें, हम आपको अकाउंटेबल हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम तनकीद लेते भी हैं, सुनते भी हैं, फेयर इनफ। एक तनकीद होती है, एक बैशिंग होती है, कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। वो कहते हैं इन तीनों में अब कोई फ़र्क नहीं रहेगा जब तक गाली ना दी जाए, ट्रेंड ना चलाए जाएँ, बुरी बातें ना की जाएँ, किसी को सुनाई ना जाएँ और पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे आप किसी के बारे में कह दें, आप इसको भी तनकीद का नाम समझते हैं। तो हम लोग तनकीद तो सुनने को तैयार हैं, करेक्ट असैसिनेशन के लिए हम यहाँ पर नहीं हैं। तो वो कहते हैं अगर आप तनकीद कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को गाली दी जाती है या किसी को, जैसे मैंने कहा ट्रेंड, बड़े खौफनाक किस्म के ट्रेंड भी चलते रहे हैं, कोई बनी
गाला पे चलते रहे, कोई वहाँ पे रेमंड के चलते रहे, पाक पतन के चलते रहे, मैं टीवी पे नाम भी नहीं ले सकते, और चलाने वाले भी दोनों की टीमें थी। सो इसको हम कैसे देखेंगे कि हमारा भी तो ये जो क्राउड है ट्विटर, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे, वो जब तक अगले को गाली ना दे तो उसको तसल्ली नहीं होती। वो कहते मैंने तनकीद की नहीं है, क्योंकि तनकीद हमारे समझी नहीं जाती। घर से लेके आप घर पे निकलते हैं, वहाँ से गालियाँ खाते हैं, मोहल्ले में जाएं वहाँ गालियाँ खाते हैं, स्कूल गए उस्ताद गालियाँ देता है, पूरे का पूरा मोहल्ले की बेस आपकी यहाँ पे खड़ी हुई है, गाली से शुरू होती है। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, नॉर्म हो चुकी है हमारी, हम तो इसको तनकीद समझते हैं। वो कहते हैं जनाब ये तो आप गाली दे रहे हैं। तो उनका ये कहाँ तक वो जस्टिफाई समझते हैं कि ये सोशल मीडिया जो था प्रोडक्टिव टूल था, इसको गंद बना के रख दिया है, कचरा बना के रख दिया है, और गाली गलौज के लिए और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो कैसे डिफ्रेंशिएट करें सर कि ये तनकीद हो रही है या बैशिंग हो रही है? देखिए क्लासा साहब, उसको भी रोकने का तरीका जो था हुकूमत के पास मौजूद था। इसमें भी कोई शक नहीं कि सियासी जमातों ने अपने अपने जो है वो सोशल मीडिया ब्रिगेड बनाकर लोगों के खिलाफ एक ऐसी चढ़ाई की कि बाज लोग तो सच्ची बात है सोशल मीडिया छोड़ के चले गए। वो ट्वीट क्या करते थे, उनसे पूछा ट्वीट क्यों नहीं करते, कहते जी मैं अपनी माँ बहन को गालियां नहीं दिलवा सकता। यानी ये तय कर लिया गया कि जो इख्तिलाफ राय रखे उसके खिलाफ इतनी बैशिंग की जाए कि तंग आके वो छोड़ दो कि जी हमने अब इख्तिलाफ राय भी नहीं करना। लेकिन इसका रास्ता क्या था? इसका रास्ता भी बड़ा वाज़ेह और आसान मौजूद था। आपके पास साइबर क्राइम विंग था, आपके पास FIA थी। अगर इस मुल्क के अंदर चंद ऐसे लोगों को जो सोशल मीडिया में बैठ के लोगों के खिलाफ ट्रेंड चलाया करते थे, उनको पकड़ के उनको सजा दे दी जाती, या उनको कम से कम इतना सबक मिल जाता कि ऐसे नहीं करना, तो मैं समझता उसमें 50% से ज्यादा तक कमी आ चुकी होती। होता क्या है, पूरा निजाम बहुत सीधा हो चुका है खलासा साहब। आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, आप कहते हैं मुझे गालियां दी, आपको FIA चक्कर लगवाना शुरू कर देता है। वो कहता है अच्छा ठीक है जी, बंदे को बुलाते हैं, बंदे को बुला के अगर किसी को अरेस्ट करके चालान भी कर दें, दूसरे दिन जमानत करवा के वो ट्विटर के ऊपर बैठा होता है। आप बताएं वो क्या करेंगे? अब वो कहते हैं FIA से बात करें, वो कहते हैं अदालतों का काम था, अदालतों ने छोड़ दिया, हम क्या करते? यानी देखें ना, आप एक जो है किसी शख्स को पकड़ लिया जाए, हमारे कुछ दोस्त कहते हैं जी फलां शायर को पकड़ लिया गया, फलां बंदे को पकड़ लिया गया। वो नहीं सोचते कि वो एक साहब ने अगर ट्वीट की हो जी कि कराची के अंदर जनाब फलां ऑपरेशन के नतीजे में 50 लोग मर गए, पैनिक क्रिएट हुआ, उससे मुल्क की बदनामी हुई, उससे पूरे इदारे की साख मुतासर हुई, और उस शख्स को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद फर्ज कर उसे पेश किया जाता है, तीसरे दिन वो जमान लेके बाहर आ जाता है। देखें, इस मुल्क के अंदर यही बदकिस्मती रही है कि हर इदारे की जो परफॉर्मेंस है वो क्वेश्चनेबल है, जिसकी बुनियाद पर हम रोकथाम नहीं कर पाते चीजों की। मैं कल एक शख्स के पास बैठा हुआ था, पुलिस वाले के पास, उससे ऐसे तस्करा किया, उसने कहा जी जो डाकू हैं उनको जो है पकड़ के मार दिया जाता है, लेकिन हमारे पास हल कोई नहीं बचता। मैंने कहा जी क्यों हल नहीं बचता? उन्होंने कहा जी कि डाकू जो है अगर हम उसको चालान सबमिट कर दें प्रोसिक्यूशन में जाके, वो 30 महीने जमानत करके आ जाता है और हमें धमकियां देते हैं। उसने डकैती के दौरान कत्ल की वारदातें की होती हैं, डकैती के दौरान घरों में घुस के ख्वातीन की बेरुमती की होती है, लेकिन जब उसका चालान सबमिट होता है 30 महीने वो जमानत करवा लेता है। बड़े बड़े महंगे वकील कर लेता है, और महंगे वकील गारंटी देते हैं कि तुम्हारी जमानत हम करवा के बाहर लाएंगे। जब आपका सारा निजाम ही ऐसा बोसीदा हो जाए तो उसके नतीजे में फिर इस किस्म की अफरा तफरी होती है। फिर जब लोग उठते हैं गालियां देने शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए कि किसी 2-4 बंदों को पकड़ के सोशल मीडिया पे वाकई उसे जेल भेज दिया जाए, 3 साल की सजा दे दी जाए कि तुमने ये ट्रेंड चलाए और तुम रिस्पॉन्सिबल हो, दोबारा सोचेगा भी नहीं कोई और बंदा करने के बाद। ब्रेक लेनी है, डिस्कशन को यहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं और दोबारा ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नसरुल्लाह मलिक साहब, ब्रेक से पहले जो आप लोगों की गुफ्तगू हो रही थी मैं सुन रही थी, क्लास साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया, लेकिन मेरा सवाल उससे रिलेटेड ये है कि क्या ये जो बिल है ये डिफाइन करता है कि जो गाली गलोच का कल्चर है और जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जो कि सहाफती नॉर्म है, सहाफत जिसकी जो सहाफत की बुनियाद है, इसके अंदर जो डिफाइन कर रहा है ये बिल, इसको ये कैसे पता चलेगा कि अगर कोई सहाफी किसी किस्म का क्रिटिसिज्म कर रहा है और कोई एविडेंस नहीं दे सकता लेकिन वो क्रिटिसिज्म भी वैलिड है तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा? एंड सेकेंडली इसकी ज्यूरिसडिक्शन कैसे डिफाइन हो रही है? अगर कोई बलूचिस्तान में बैठ के बात कर रहा है तो क्या ये चूंकि पंजाब में इसका निफाज हुआ है तो उस पर कैसे अप्लाई होगा ये कानून? देखिए, ये प्रॉब्लम हमें फेस करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने शुरू में अर्ज की थी कि अगर तमाम सूबों के साथ मिलकर वफाक की सतह पे कोई पॉलिसी बन जाती, उसके बाद कानून साजी का अमल शुरू होता, तो शायद हमें इस किस्म के पेचीदा मसाइल का सामना न करना पड़ता। फिर हुकूमत बड़ी वाज़ेह तौर के अंदर बिल के अंदर ये लिख देती कि भाई अगर क्रिटिसिज्म होगा
तो उसके हवाले से उसको किस प्रायोरिटी, तो अब भी इस बिल के अंदर भी ये गुंजाइश होगी, कोर्ट्स के पास ये राइट्स होंगे कि अगर कोई शख्स एक जायज तनकीद करता है किसी सोर्स को मेंशन किए बगैर, जिसे फर्ज करे हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर रऊफ क्लासा साहब अपनी राय रखते हैं कि हुकूमत ने जो अभी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं ये इतनी अपनी तेजी से मुकम्मल नहीं हो रहे, इनमें ताखीर हो रही है, तो ये तनकीद शायद इस जुमले में नहीं आएगी। लेकिन मसला यहाँ शुरू होता है कि जब कोई एक शख्स साफी उठता है, वो कहते हैं जी कि इसमें से 32 अरब रुपए खा लिए गए। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके पास सबूत कहाँ है, तो वो कहते हैं सबूत तो मैं नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ इसकी रोकथाम होनी जरूरी है और आस्ता आस्ता ये मामला अदालतों में जाएंगे तो मजीद डिफाइन हो जाएंगे। अलबत्ता ये जरूर चीज मौजूद अपनी जगह पर रहेगी कि अगर किसी ने केपीके में बैठ के तनकीद की या कोई तज़हीक की, उसको पंजाब में उसके खिलाफ मुकदमा होगा तो फिर कैसे होगा, फिर वफाक उसमें कैसे जो है उसकी कवानीन का अमल दरामद होगा। अगर वफाकी सतह पे अलग कानून होगा, सूबों की सतह पे अलग कानून होगा और हर सूबा अपने एंगल से इसको देखेगा, तो ये मसाइल हमें पेश आएंगे। अच्छा सर, आपने जो भी बात सूबों की बात की है, कल को अगर केपी वाले इसी तरह का कानून बना लेते हैं और वो वहाँ पे ये प्रो नवाज शरीफ या प्रो मरियम साहिबा जो हैं, इनके सपोर्टर्स जो हैं वो पंजाब में बैठे हैं, वो इस तरह की उन पर तनकीद करते हैं या कोई बुरे लफ्ज़ यूज़ करते हैं या जो भी है वटेवर, कोई उसमें डेफेमेशन में आते हैं या साइबर क्राइम में आते हैं, वो पर्चे मुकदमे दर्ज उन पे कर लेते हैं, ये उन पे कर लेते हैं, तो ये कैसे हो सकता था क्योंकि ये कोई सूबा अकेला इस तरह का लॉ बना ले और अपनी जुरिस्डिक्शन उसमें इस्तेमाल करे? जैसे आप कह रहे हैं, या तो ये पूरे मुल्क पे होता, जो चारों सूबे बैठते हैं, ये इनके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है, यहाँ पे और बहुत सारे इशूज़ यहाँ डिस्कशन में आते हैं, वज़ीर आला आते हैं सारे, तो ये भी बैठ के मुश्तरका कानून एक बनाया जा सकता था, या तो सूबों चारों सूबों में लेके आते एक जैसा होता वहाँ पर, ताकि अगर केपी वाले हैं, बलोचिस्तान, सिंध या जो भी हैं, तो वो उस पर सेम पेज पे आते। ये तो कल को मसाइल आएंगे, किसी ने केपी से आपको गाली दी है या किसी ने बलोचिस्तान से या सिंध से दी है या किसी ने इस्लामाबाद से दी, इस्लामाबाद में जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये सिर्फ पंजाब के लोगों को उठाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, या पंजाब के लोग अगर उन्होंने कोई तनकीद करनी है तो डोमिसाइल किसी और सूबे का बनाए, कोई कुछ अरसे के लिए अगर उन्होंने बैशिंग करनी है, ट्रेंड चलाने है, तो कहीं और जगह माइग्रेट कर जाए ताकि जुरिस्डिक्शन से बचे रहें। सो मेरा ख्याल है देयर आर मेनी फ्लॉज इन द बिल, ये प्रॉब्लम आएंगे आगे इनको अगले स्टेज पे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं क्लासा साहब। मैं देखिए कोई कानूनी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि खास तौर पे अगर आपके पास FIA है जो फेडरल का इदारा है, फिर आपके पास जो है पेमरा है वो वफाक का इदारा है, फिर आपके पास जो मामलात हैं खास तौर पे कवानीन के मामलात हैं, कानून के मामलात हैं, ज्यादातर मामलात आपके वफाक की सतह पे बनाए गए जो आइन है उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। मसला ये था कि ये आइनी तौर पे इसको देखा जाना चाहिए था कि इसको क्या वफाक की सतह पे बिल को मंजूर होना चाहिए या सूबों की सतह पे जाके इसको जो अपने अपने सूबे अपने बिल मंजूर कर लें। अब फेडरल जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो है FIA के पास ही अगर ये अख्तियारात दे दिए जाते या उसको मजीद जो है अख्तियारात की अगर जरूरत थी उसमें कुछ तरामीम कर ली जाती, तो फिर उसका इतलाक जो है तमाम सूबों के ऊपर होता कि अगर कोई KPK के अंदर करता, अगर कोई बलूचिस्तान के अंदर करता, तो FIA के उस कानून की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में उसके वही दफात उसके ऊपर लग जाती जो पंजाब या KPK या बलूचिस्तान। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक बड़ा वाज़ेह डिफरेंस हमने देखा है कि 3 लोगों की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई है, उनके मतलब है एक जो डिसेंट लफ्ज़ है वो करेक्ट असैसिनेशन कह लें कि हर किस्म की बातें की गई हैं उनके बारे में। 3 लोग, इमरान खान साहब के बारे में हुई है, मरियम नवाज साहिबा के बारे में हुई है और बिलावल भुट्टो साहब के बारे में हुई है। तो हमने देखा है कि मरियम साहिबा ने जो ही उनके पास पावर पंजाब में अपनी हद तक तो उन्होंने जो उनको ग्रीवेंसेस थे सोशल मीडिया से कि चलें अपनी हद तक उन्होंने कहा मुझे एड्रेस करने चाहिए। तो बिलावल को हमने देखा, बिलावल भी ये काम सिंध में कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। खान साहब चले, उन्होंने सेंटर में किया लेकिन KP में नहीं किया। सो मरियम साहिबा व्हाई डिड शी गेट सो मच सेंसिटिव अबाउट सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म? मतलब इतना उन्होंने कवानीन बना लिए। बाकी भी तो थे, खान साहब थे और बिलावल थे, उन पर बहुत सारा मर्ड्स लगेंगे हुई है, बहुत सारा कीचड़ उछाला गया है। मरियम साहब के साथ भी बहुत सारी, मैं समझता हूँ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं, सब कुछ हुआ है कि गलत ट्रेंड चलाए गए। तो मरियम साहब कुडंट होल्ड हर सेल्फ, उन्होंने ये कानून बनाया। बाकी हम देख रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की दिलचस्पी नहीं ली ज़ाती तौर पर हर टाइम। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी समझदारी का मुजाहरा करती है, खास तौर पे आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, मुस्लिम लीग नून इतनी समझदारी का मुजाहरा नहीं करती, मैंने ये अक्सर देखा है। अच्छा, देखिए बाज़ चीजें ऐसी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी यकसू है कि ऐसी जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कानून साजी करते हुए या कोई एक्शन लेते हुए या गिरफ्तारी करते हुए बहुत सारी चीजें पेश नजर रख के फैसले करती है। PMLN भी वही सोच रखती है कि उनके खिलाफ अगर कोई बैशिंग होती है या उनके खिलाफ कोई मुहिम चलती है तो उसका रास्ता रोकने के लिए कोई तरीकाकार इख्तियार कीजिए, लेकिन
वो ये इख्तियार करते हुए ये चीजें जो है भूल जाती है कि अपोजिशन में रहते हुए वो इसके खिलाफ शदीद तनकीद करते रहे हैं। मरीम नवाज साहबा ने, आपको याद होगा जब PTI ये कानून मंजूर करना चाह रही थी उस वक्त उन्होंने कितना सख्त जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया था। लेकिन अब हुकूमत में आके जब उनको बताया जाता है जी कि आपके खिलाफ तो पूरी कैंपेन चल रही है, रास्ता रोकने का एक ही तरीका कानून बनाए, पकड़ के अंदर कर दें। ठीक है, पकड़ के अंदर कर देंगे, लेकिन उसके नतीजे में जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उससे आप कैसे निपटेंगे? अच्छा, मसला दरअसल यही है। अच्छा, जहाँ पे लोगों को एक पाकिस्तान में रहता है कि लोग कहते हैं ठीक है, हमारे हुक्मरान जब बाहर जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, UAE जाते हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, तो उनको ये महसूस होता है कि यहाँ तो किसी को जरूरत ही नहीं होती कि बादशाह सलामत पे 1 पार्टी रूल है, और आयरन मतलब कल्टन नॉर्थ कोरिया जैसे है और बहुत सारे ममालिक हैं, इवन ईरान है, कि जहाँ पे इस तरह सोशल मीडिया की आज़ादी नहीं है कि जिसका जो जी चाहे कह दें। तो इनको तो बड़ा वो लगता होगा कि यार यहाँ पे तो किसी को चूं करने की इजाज़त नहीं, परिंदा पार नहीं मार सकता, बादशाह सलामत का कहा हुआ या पार्टी चेयरपर्सन का या सदर वगैरह का आखिरी लफ्ज़। तो इनको तो मतलब पेट में मरोड़ उठते होंगे कि जनाब कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है, इनको कैसे जरूरत होती है कि हमारे पे बात करते। स्पेशली उनके हामी नाराज़ हो जाएंगे इमरान खान साहब का फ़ैन क्लब। इमरान खान साहब तो कहते थे, आपको याद होगा कि मुझे इसकी अगर चाइना जैसी, मुझे सऊदी अरब जैसी, तो मुझे पावर चाहिए। तो वो पावर तो यही थी कि सोशल मीडिया कंट्रोल कर दो और बंदे ठूंक दो। तो ये भी कंसेप्ट है हमारे यहाँ के कि ये सोचे समझे बगैर कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आप डेमोक्रेटिक तरीके से ऊपर आए हैं, इसी तनकीद बैशिंग का हिस्सा आप भी रहे हैं, तो उनको उनकी पावर्स बड़ी अच्छी लगती हैं, उनके सऊदी मनार्क की, बादशाह की, या चाइना वाले की, या नॉर्थ कोरिया या प्यूटन साहब की, वो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। वो आते डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चाहना चाहते हैं वोट लेके, लेकिन बनना बादशाह चाहते हैं कि हम पे कोई उंगली ना उठाए, सवाल ना करे। सर, मैं अक्सर लोगों को आपका ये जुमला कोट करता हूँ, मुझे ये जुमला आपका बड़ा पसंद आया था जब आपने मुझे ये सुनाया था कि पाकिस्तान के सियासतदान जमहूरियत के जरिए हुक्मरानी में आना चाहते हैं, वो हुक्मरान बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जमहूरियत हो और उसके नतीजे में उन्हें मुंतखब कर लिया जाए। लेकिन जब वो हुक्मरान बन जाए तब वो उनसे बड़ा डिक्टेटर कोई ना हो, यानी वो फिर आमिर बनना चाहते हैं कि नहीं अब गुंजाइश। मैंने पूछ लिया था किसी से, खान साहब के हामी से मेरी बहस हो रही थी इसी मामले के, वो पावर्स होनी चाहिए खान साहब के पास जो सऊदी अरेबिया में है, चाइना में, नॉर्थ कोरिया या रशिया में। मैं कि भाई साहब, तो खान साहब फिर उसी प्रोसेस से ऊपर आते हैं जो वहाँ पे सिस्टम है, फिर तो वो सिस्टम इनको खान साहब को यहाँ तक पहुँचने देते। अगर ये वहाँ पे पोजीशन में खड़े हो जाते और 20-22 साल इनको वहाँ पे रहने दिया जाता कि आप आएँ और सऊदी अरब में या रशिया में या चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, ईरान में खड़े होकर वहाँ पे रजीम को अपोज करें और करके एक आप लीडर बन के आ जाए। वहाँ पर मुमकिन था, मैंने कहा वहाँ तो वोट लेके आते हैं और आते ही आप बादशाह बनना शुरू हो जाते हैं कि हम पे बात भी कोई ना करो। असल मसला ये है कि शायद हम तनकीद सुनने वाली कौम नहीं है। मेरे ख्याल में ये इसका जो है ना आगाज आपके घर से लेके हुक्मरानी के मनसब तक बैठे हुए शख्स तक होता है। हम चाहते हैं कि हमारी खुशामद की जाए, हम चाहते हैं कि हमारे गलत काम की तारीफ की जाए, हम चाहते हैं हमारे ऊपर तनकीद ना की जाए, हम चाहते हैं कि हम जो मर्जी करते रहें। हम लोगों को तो गर्दनें उनकी मरोड़े हैं कि भाई आप गलत काम क्यों कर रहे हो, लेकिन हमें ना पूछा जाए। ये रवैया आपको हर सतह पे नजर आता है। सियासत में इसलिए में ज्यादा नजर आता है कि सियासतदानों के पास हुक्मरानी होती है, लेकिन मसला ये है कि ये हर सतह पे मौजूद है। कभी आपने देखा कि जब भी हुक्मरान जो है अपोजिशन में रह के जिन मीडिया हाउसेस के साथ खड़े होते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद उन्हीं मीडिया हाउसेस के साथ उनकी लड़ाई होती रही है, माजी में भी उन्हीं अखबारात को बंद करना पड़ा। मलिक साहब कहते हैं ब्रेक लेनी है, वे सवाल लेते हैं। बाद लोग कहते हैं मलिक साहब के कुछ 8-10 लोग हैं जिन्होंने आत्म मचाई हुई है, 8-10 लोगों को कानूनी तौर पर अगर कोई मसले थे तो आप उनको हैंडल करते, वो हुए नहीं है तो आपने पूरा सोशल मीडिया उड़ा दिया है, VPN लग गए हैं, बैन हो गए हैं। तो मतलब 8-10 लोगों के चक्कर में वो कहते हैं जनाब कि आपने पूरे मुल्क की बदनामियाँ लग गए, आपको ट्विटर बंद है, आपके कानून ला रहे हैं। 8-10 लोगों को कानूनी तौर पर हैंडल नहीं कर सके। अगर आपको शिकायतें थी तो आप ला के जरिए करते। इज इट ट्रू, ये बात ठीक है कि 8-10 लोगों को चुप करवाने के लिए, बैन करवाने के लिए या अंदर करने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया है या मेला रचाया गया? मेरा ख्याल ब्रेक के बाद फिर इस सवाल का जवाब मलिक साहब, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। नसरुल्लाह मलिक साहब, ब्रेक से पहले क्लास साहब ने क्वेश्चन किया था कि ये दुरुस्त है कि कुछ 8-9 लोगों को कंट्रोल करने के लिए सारे लोगों की जो है वो एक तरह से बलि चढ़ाई गई है? मैं समझता हूँ 8-10 लोगों से शायद थोड़े से लोग ज्यादा हैं, ये बात दुरुस्त है क्लासा साहब की। चलो 20 कर लें मलिक साहब, मैं चले 20 कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन उन्होंने इतनी आत्म बचा रखी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैं अगेन अपनी जान की मां पाते हुए ना अर्ज करूं, इसमें कसूर हमारी अदालतों का। अच्छा, ये तो दोनों सही, मैं आपकी बात काट रहा हूं सर, आप मतलब उनका जवाब दीजिएगा। ये तो
दोनों साइड के कैंप हैं। इमरान खान साहब के हामी भी हैं और मरियम साहिबा का भी हैं। उन्होंने कौन सी रियायत की? मरियम साहिबा वाले भी यही कर रहे हैं, खान साहब वाले यही कर रहे हैं। तो 8-8 10-10 अगर वो अपने लोगों को चुप करवा लें तो बड़ा सुकून हो जाएगा सर। बड़ा ट्विटर तो बड़ा, मैं वही कह रहा था कि पार्टियां तो चुप नहीं करवाएंगी, और ये शायद पार्टियों से बड़े भी हो चुके हैं। जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये आप समझते हैं कि ये खुद वजीर आजम है। कभी आप उनसे मिलकर देखिएगा, वो कहते हैं कि जी कैसे मुल्क चल सकता है हमारे पूछे बगैर, हम फैसला करेंगे। अब वो जो सोशल मतलब अप्पानी भगवान है, अब मतलब स्टेज वो अप्पानी भगवान है। हाँ, वो खुद इस हद तक जा चुके हैं कि वो इनको बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मसला क्या है, रियासत के अंदर देखिए जो इंसाफ के इदारे होते हैं वो इन चीजों को बैलेंस करते हैं। अगर आपके पास कोई कंप्लेंट जाती है या आती है कि फलां शख्स जो है उसने ये इतनी बड़ी मुहिम चलाई या ये किरदार कुशी की या इतने बड़े इल्जामात लगाए, तो उसको कम से कम कोई ऐसी सजा जरूर होनी चाहिए जिससे लोग सबक सीखें। अब मसला क्या है, बंदा पकड़े, दूसरे दिन जमानत करवा ले। हमारे यहाँ अदालतों में, मेरा अदालतों से ये गिला है, इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकते कि कोई शख्स उठे और वो सारे पूरे निजाम की ऐसी तैसी फेर दे, वो गालम गलोच का एक पूरा जो है एक सिस्टम शुरू कर दे, इल्जाम तराशी की एक लंबी फहरिस्त लेके बैठ जाए और लोगों को इतना मतऊन करे, लोगों को इतने इल्जाम उनके ऊपर लगाए, और जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो दूसरे दिन उनको जमानत मिले। मलिक साहब एक और व्यू भी तो है, मलिक साहब एक और व्यू भी तो है, एक और साइड ऑफ द स्टोरी भी है। वो कहते हैं ना, अब आप लोग अगर अपनी इज्जत के बारे में या प्राइड के बारे में या ईगो, पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में इतने सेंसिटिव हैं, तो फिर अपना घर बैठे हैं, फिर क्यों पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? पब्लिक लाइफ में ना आए आप। हमसे टैक्स लेते हैं, पैसे लेते हैं, घर लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, हट्टो बच्चो गार्ड्स लेते हैं, सिक्योरिटीज लेते हैं, ट्रैवल करते हैं, जहाज हैं, मतलब व्हाट नॉट, और सारा हमारे खर्चे पे। पैसा आप हमसे लेते हैं, माल पानी हम आपका देते हैं, लाइफ आपकी हम अफोर्ड करते हैं। हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे, तो आप कहते हैं जनाब आप तो गुस्ताख लोग हैं, आपको तो जेलों में डालेंगे, आपको तो बंद करेंगे, आप मुल्क नहीं चलने दे रहे। तो अगर वो इतने सेंसिटिव हैं, कोई किसी को लेकर तो नहीं आता। मुझे तो किसी ने नहीं कहा ना कि रऊफ साहब आए साफ ही बने और भाषण दें, मैं दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, खुश हूँ बड़ा। तो मुझे तो किसी ने नहीं कहा। अब कल को मेरे ऊपर चीजें आती हैं, लोग बात करते हैं, ठीक है, हम भी उसका विक्टिम बनते हैं, गुस्सा हमें भी आता है, दिल हमारा भी बड़ा चाहता है कि 2-4 हम भी से इनको सुनाएं, गालियां दे, नहीं दे सकते, बट दैट्स मतलब व्हाट द पब्लिक लाइफ इज। तो ये हुक्मरान है तो फिर वो ना है, घर बैठे हैं। अगर सेंसिटिव हैं कि यार लोग यहाँ पे इज्जत नहीं करते, इज्जतदार लोग नहीं है, व्हाट डू यू से कि लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मैं आपकी इस बात से तो मुत्तफिक हूँ कि तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए, हुक्मरानों को तो करना चाहिए। लेकिन तनकीद और तस्दीक में फर्क होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, तनकीद और तस्दीक से आगे बढ़ के जब आप इल्जाम तराशी की एक ऐसी मुहिम शुरू कर दें जिसके नतीजे में पूरी सोसाइटी के अंदर तबाही आ जाए। आप देखिए ना, बाज हम ऐसे वाकयात हैं जो आपके सामने हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पे फैलाए गए, जिस तरीके से उनको एक पूरे प्लानिंग के तहत लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई, उसके नतीजे में क्या हुआ? लोगों को इलेक्शन आप हरवा देते हैं जब ऐसी मुहिम चलाते हैं। देखिए ना, मैं उसकी कहता हूँ कि फलां शख्स जो है उसने इतने अरब रुपए लूट लिए हैं, फलां जगह से फलां पैसे खा गया, इतनी गाड़ियां ले गया है, वो बेचारा कहता है जी मैंने ये काम नहीं किया। अब उसकी सफाई कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक पूरी सोशल मीडिया में उसके खिलाफ शुरू हो गई। एक टर्म आई थी, नावल भी था, बड़ी फिल्म भी बनी थी, फ्रैंकेनस्टाइन मास्टर के नाम से। ये सोशल मीडिया मास्टर जो हैं, ये तो 3 यहाँ पे हैं जिन्होंने ये इजाद किया। 5th जनरेशन, आपको याद होगा 5th जनरेशन वार का नाम दिया गया था सर, हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड से ज्यादा 5th जनरेशन नई आई थी, तो उसमें कहा था इनको कीबोर्ड वॉरियर का इनको टाइटल दिया गया था, अवार्ड दिए गए थे। तो एक यहाँ पे अगर मरियम नवाज साहिबा ने बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस में खोला था कि जनाब इसके बगैर तो काम नहीं चलता, खान साहब ने कंपनी ने यहाँ पे आत्मचाई हुई है, उन्होंने अपनी टीमें तैयार किया। और आपको याद होगा बहुत बड़ा सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट का उन्होंने वो किया था, सेमिनार किया था, जिसमें गए थे, नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा शिरकत की थी। ऐसे खान साहब ने अपने उन्होंने वॉरियर किए, ऐसे हमारे इस्टेब्लिशमेंट के आपको याद होगा वहाँ से भी बहुत बड़े 5th जनरेशन वॉरियर आए थे। अब ये वॉरियर तो इन्होंने पैदा किया, आप और मैंने तो नहीं पैदा किया, ना सोशल मीडिया टीमें रखी, ना हमने तनख्वाहें दी, ना बंदे दिए, ना टारगेट दिए, ना ट्रेंड दिए, ना हमने उनको कहा फलां को ऐसे करो। तो उन तीनों ने जो कुछ किया मिला के बहुत बड़ी वो मल्टीप्लाई हो गए, बच्चे अंडे बच्चे देना शुरू हो गए। आजकल वही एक दूसरे को पड़े हुए हैं, उसी पे सारे पर्चे मुकदमे हो रहे हैं और वो ब्लेम करते हैं ओवरऑल बाकी लोग भी मारे जाएं। सो ये बीमारी जो थी ये सारी की सारी तो उन 3 उन्होंने वो की है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लोग जिन्होंने इनको वो प्रमोट किया, इनको सामने लाया पिछले अखबार में। देखिए क्लासा साहब, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये, मैं तो समझता हूं इससे पहले भी ये जो फेक न्यूज का जो पूरा बाजार गर्म किया, ये सियासतदानों ने किया। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने जो ये वॉरियर तैयार किए, 5th जनरेशन वॉरियर, एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ी गलती की कि इनको इस तरीके से तैयार किया गया कि भाई आपने पूरी ये जंग लड़नी है हमारी, और वो आज उन्हीं के गले पड़ गए हुए हैं। देखिए, सियासतदानों ने जब इसका आगाज किया फेक न्यूज का, इसका मैं पूरा अगर तजिया करूं, देखिए माजी में
भाई अगर शख्स खड़ा होकर एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के बारे में कहता है कि तुमने 300 अरब रुपए लूटे हैं, तो ये फेक न्यूज नहीं थी। अब ये फेक न्यूज थी, पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ये चीजें फैलाई गई। अब लेटेस्ट जो मिसाल आखिरी इन दो एक दिहाई की है जो इस सियासत की है, जिसमें इमरान खान साहब है, पीपल्स पार्टी है और मियां नवाज शरीफ है। अब पनामा केस के ऊपर खान साहब ने इल्जाम लगा दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर की है कि पनामा केस से पीछे हट जाओ, 10 बिलियन रुपीज ले लो। केस हुआ, आज तक केस पेंडिंग है। अब मुझे बताइए ना, इसमें किस साफी का कसूर है? ये फेक न्यूज फैलाने में सियासतदानों का कसूर है, और फिर फेक न्यूज फैला के उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। फिर कहा 35 पंचर लगे, पूरी कौम ने एक हाइप क्रिएट कर दी। फिर सवाल पूछा गया कि आपने 35 पंचर का दावा किया था, कहते मैंने सियासी बयान दिया था, किसी ने मुझे बताया था, मैंने पब्लिक के सामने रख दिया। यानी इस किस्म के जब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम लगता है कि ज़रदारी साहब मैं आपके पेट से फाड़ के इतने 100 अरब रुपए निकालूंगा, फिर आप इकट्ठे बैठ जाते हैं। ये फेक न्यूज सियासतदान खुद फैलाते रहे एक दूसरे के खिलाफ। आज फेक न्यूज इनके गले पड़ गई हैं। एंड नसरुल्लाह मलिक साहब, एक और चीज बताएगा कि आपने इतने सारे टूल्स का जिक्र किया कि वो ऑलरेडी मौजूद हैं जिससे इसको रेगुलेट किया जा सकता है, दिस बिल वाज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। जिस तरह से एक टेक्नोलॉजी लाई जा रही है और उसके थ्रू भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो इतने सारे टूल्स कैसे साइमल्टेनियसली एक ही चीज को रोक पाएंगे? राधा ये नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट और ज्यादा क्रिटिसिज्म बढ़ेगा? जिस तरह से हम सुनते रहे हैं कि फायर वॉल जो है वो एक डिप्लॉय हो रही है, या बाकी दुनिया में जिस तरह सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाता है, वो बेहतर तरीका नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल में कवानीन पर अगर अमल दरामद हो जाता तो मीडिया में बैठे हुए लोग भी आज किसी किस्म की फेक न्यूज का हिस्सा ना बनते। क्यों पाकिस्तान के टीवी चैनल जो है वो अपनी बीम यूएई या यूके या यूएस भेजते हुए उसको एडिट करके भेजते हैं? इसलिए कि वहां फाइन हो जाते हैं। पाकिस्तान में फाइन नाम की कोई चीज ही नहीं है। पाकिस्तान में अदालतों के कवानीन के ऊपर अमल दरामद होता ही नहीं है। पहले अदालतें इसको टेकअप ही नहीं करती, इतना प्रोलांग करती कि बंदा कहता छोड़े, मैंने जितनी बेइज्जती करवानी थी करवा रही है, अदालतों के धक्के नहीं खा सकता। अब मसला ये है कि इन चीजों के ऊपर अगर अमल दरामद हो जाता तो ये चीजें रुक जाती। ये आसानी से चीजें रुक जाएंगी, स्टेट सीरियस हो जाए। बेशक आपने देखिए ट्विटर बंद करने से मसला हल नहीं होगा, ट्विटर के गलत इस्तेमाल को आप रोक दें, ट्विटर चलता रहे। अब ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? जिसने ट्विटर किसी को गाली दी है उसको एक दिन अगर साइबर क्राइम के पास उसका एक मुकदमा गया है, आप उसको पकड़ के भेजें 6 महीने के लिए जेल के, आपने गालियां क्यों दी हैं? आप मुझे देखिए, कोई एक बंदा आपको गाली देता नजर नहीं आएगा। कम से कम पाकिस्तान की हद तक लोग इससे भाग जाएंगे, बाहर बैठे हुए लोग बचेंगे 2-4%। उससे फिर शायद आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। या तो आपके साथ बैठा हुआ कुलीग अपना अकाउंट खोल के आपको गालियां दे रहा है, उससे पता है मुझे किसी ने पूछना नहीं है, उससे पता है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। क्या लगता है कि इसका पहला मुकदमा किस पे होगा पंजाब में? कोई थोड़ा सा गैस वार, कोई प्रेडिक्शन सर? हु इज गोइंग टू बी फर्स्ट टारगेट इन पंजाब सर? मुझे तो लगता ये है कि जिन हमारे साफी दोस्तों ने मीडिया छोड़ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का किरदार अदा करना शुरू कर दिया, वो इसके नरगे में आ जाएंगे। ठीक है। और वो इसमें फंसेंगे और फिर ये हम सब के लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। उनको भी सोचना चाहिए कि वो तनकीद अपनी जारी रखें। सबूत है, सबूत के साथ मैदान में डाल दे। मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर हमने लाहौर आइंदा आना है या घर अपने पंजाब जाना है तो हमें ट्विटर से जरा दूर रहना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी एंट्री मुश्किल है। जी सर। जी साहब, आपके लिए मसला नहीं होगा। आपने या फाइल निकाल के सबूत साथ लगा के स्टोरी देनी है, तो या आपने बकायदा अपने ऑथेंटिक सबूत देना है जिस पे गवर्नमेंट ने खुद ही शर्मिंदा हो जाना है। ऐसे ही है सर। थैंक यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। इसी नोट पे हम प्रोग्राम को खत्म करेंगे। देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।